first part, we discussed about the sectors of economic activities, that is the primary, secondary and tertiary sector. Then we discussed that what do we mean by economy. Then we discussed one by one, we discussed briefly about the primary, secondary and the tertiary sectors. Then we studied, we compared the three sectors. We studied about the GDP. Then what we saw that when we were studying that where are most of the people employed, we saw that most of the people are employed in the primary sector, whose primary sector, and least people are employed in the tertiary sector. As we know that much of the GDP means tertiary sector has much of the share in the GDP, and the least share has the primary sector. Then too also most of the people are employed in the primary sector. We also studied that in the coming in the last decades, the tertiary sector has grown very fast in the secondary sector too, but they are not able to create employment. Then we studied about how to create employment. Then today we will be studying about division of sectors as organized and unorganized sector. First of all, we will study about the organized sector. When I'm talking about organized sector, I mean that it is a sector where the employment terms are fixed and regular. मीन्स एंड एम्प्लॉयज़ गेट अश्योर्ड वर्क, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो रेगुलर होती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अश्योर्ड वर्क मिलता है, यानी कि ये नहीं होता है कि कभी भी उनको काम से निकाला गया या फिर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, एंड इट्स समथिंग लाइक फिक्स्ड इन रेगुलर. और वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स बाय द गवर्नमेंट दे आर रजिस्टर्ड, एंड उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो कि वेरियस लॉज से गिवन होते हैं. जैसे कि मान लिया कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स हो गए. फिर इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो जॉब होती है वो रेगुलर होती है, और इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. जैसे कि मान लिया कि अगर कोई बंदा अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा वर्क करता है तो उसको जो एम्प्लॉयर है उसको ओवर टाइम पे करना पड़ता है. और यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. इसको समझाने के लिए आप टू स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन गिवन इन योर बुक. सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आपके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, आपका वर्क रेगुलर है, प्लस आपके वेजेस फिक्स हैं, उसमें ग्रेजुटी वगैरह भी फिक्स है. फिर जब हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट से, दैट मीन्स विच आर लार्जली मीन्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. So there are rules and regulations, but these are not followed because यहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जाते हैं. क्यों नहीं फॉलो किए जाते हैं? क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे जो जॉब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लो, और इसमें जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी लो होती है, और जो जॉब्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, यानी कि कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है. और जो सेकंड थिंग होता है कि ये होता है कि यहाँ पे पेड लीव्स नहीं मिलती हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि आपको पेड लीव्स भी मिलती हैं. यहाँ पे जितने डेज आपने वर्किंग करी है उतने ही डेज की पेमेंट आपको मिलेगी, बट इट इज़ नॉट विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर. So now we will be discussing that how to protect workers in the unorganized sector. When I'm talking that how to protect workers in unorganized sector, so obviously there is need for protection and support of the workers in the unorganized sector. यहाँ पे क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस रेट को और वर्किंग आवर्स को, कि इससे कम पेमेंट नहीं करनी है और इतने ही वर्किंग आवर्स तक वर्क करना है. फिर द गवर्नमेंट इट कैन also provide cheap loans to self employed people, यानी कि
ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, उसके लिए चीप लोन्स भी प्रोवाइड कर सकती है। एंड गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड टू दीज वर्कर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट गवर्नमेंट इट कैन फ्रेम न्यू लॉज मीन्स विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई कैजुअल लीव्स ले रहा है सिकनेस वगैरह के लिए तो उसको क्या होना चाहिए कि पेड लीव्स मिलनी चाहिए। ये सारी मीन्स गवर्नमेंट को ये सारे प्रोविजंस करने चाहिए। सो दीज आर द सेक्टर्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट। देन we will see the difference between the public and the private sector. What we see now, we are covering up public and private sector, we were covering up the organized and unorganized sector. अब हम लोग देखते हैं कि public and private sector क्या होते हैं। तो जब हम लोग public and private sector की बात करते हैं तो public sector में हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ के एसेट्स को मोस्टली ओन करती है और वही गवर्नमेंट ही सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज हो गए, पोस्ट ऑफिस, ये एग्जाम्पल है हमारे पब्लिक सेक्टर के। अब ये जो पब्लिक सेक्टर होते हैं इनका मेन मकसद केवल प्रॉफिट ओन करना ही नहीं होता है, बल्कि इनका जो मेन एम होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। ऑन द सेकेंड हैंड हम प्राइवेट सेक्टर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हैंड में होती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, means it is privately some more companies like Reliance India, these are all privately owned companies। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका चूँकि ये प्राइवेट ओन्ड होती हैं तो इनका मेन मकसद क्या होता है, देयर मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन वो होता है प्रॉफिट गेन करना, ना कि पब्लिक वेलफेयर। So this was the difference between the public and the private sector. Then we will study about the responsibilities of the government. So there are large number of activities which are means primary responsibilities of the government, जैसे कि government what it does, it raises money through taxes and other ways to meet expenses on the services which render by it। यानी कि जो government services देती है उनके लिए वो क्या करती है, टैक्सेस रेज करती है। उसके बाद गवर्नमेंट इट हैज़ टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द गवर्नमेंट हैवी स्पेंडिंग करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, providing irrigation through dams, etc. Means it has to ensure that these facilities these are available to everyone. Then the next responsibility of government is that it also needs to pay attention to the aspects of human development, जैसे कि availability of safe drinking water, housing, facilities for the poor, and food and nutrition, taking care of the poorest and most ignored regions of the country. So means कि we can say that there are some activities which the government has to encourage to in order to support means ki the private sector so that they can continue their production or business. Then the government in India what it does, it buys wheat and rice from farmers at fair price, as you have studied in class 9th in food security chapter, that government क्या करती है कि wheat and rice को farmers से क्या करती है, एक fair price पे, जिसको हम minimum support price भी बोलते हैं, उस पे क्या करती है, खरीदती है और काफ़ी कम lower price पे क्या करती है, ये consumers को sell करती है रेशन शॉप्स में। उसके लिए अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदय योजना है, इनके तहत वो क्या करती है, इनको काफ़ी लो रेट्स पे इन पुअर पीपल्स के लिए मीन्स सेल करती है। सो इससे क्या होता है कि ये यहाँ पे कंज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, इट इज़ ऑल्सो रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। देन व्हाट वी सी दैट हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स कि ये फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंड देन हमने ये देखा कि इन सब के अलावा
गवर्नमेंट को कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिन पे कि ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मान लिया सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे, हाउसिंग फैसिलिटीज़ पुअर्स को अवेलेबल हों, हर एक गरीब के पास छत हो। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की, जो वो फूड ले रहे हैं वो क्वालिटेटिव फूड है या नहीं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं या नहीं, और पुअरेस्ट और जो मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री हैं उनकी केयर करना ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thanks for watching my videos, and if you liked my video,